नमस्कार, मैं प्रांजल मिश्रा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बूंदी, आपको अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इससे पहले हमने 2 वीडियो में जाना कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की मानक परिभाषाएँ क्या है और अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिभाषाओं में किन किन चीज़ों को स्थान मिलता है। लेकिन इस वीडियो के जो पहला भाग है उसमें हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के संबंध में जो मुख्य बात है वो बात ये है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है अथवा अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रकृति संबंधी इस वीडियो के भाग में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है अथवा है। प्रसिद्ध विधि शास्त्री लॉरेंस ने अपने एक लेख में ये मत प्रकट किया कि सब कुछ इस बात पर आधारित है कि विधि की हम क्या परिभाषा देते हैं। ये मतभेद वास्तव में शब्दों का झगड़ा मात्र है। प्रोफेसर विलियम्स ने कहा कि एडवर्ड कॉलिंस भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ये मतभेद की अंतर्राष्ट्रीय विधि है अथवा नहीं है इस बात पर आधारित है कि कोई विधि शास्त्री विधि की क्या परिभाषा देता है। इस विषय में विधि शास्त्रियों के 2 मुख्य गुट हैं। एक गुट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि नहीं है। दूसरे गुट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि सच्चे अर्थों में विधि है। अब हम दोनों मतों के बारे में चर्चा करेंगे। इस भाग में हम ये चर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है के पक्ष में क्या तर्क है तथा उनका क्या विश्लेषण किया गया है। विधि शास्त्री होब्स, प्यूफेंडॉर्फ, ऑस्टिन के अनुसार विधि एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश है जो कि एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा लागू करवाया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि एक आदेश है जो राजनीतिक ज्येष्ठ सत्ता द्वारा राजनीतिक अमरों को दिया जाता है अथवा लागू करवाया जाता है। ऑस्टिन के अनुसार विधि के पालन में अनुशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान होता है। लोग विधि का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भय रहता है कि पालन न करने पर अथवा विधि का उल्लंघन करने पर ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा उन्हें पालन करने पर विवश किया जा सकता है तथा सजा भी दी जा सकती है। होब्स के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति से नटखट तथा हिंसक है तथा समाज में सुव्यवस्था रखने के लिए एक सामान्य शक्ति की आवश्यकता होती है जो लोगों में भय उत्पन्न कर सके। अतः विधि शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि नहीं मानते हैं, विधि की को एक प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश मानते हैं तथा इसको एक ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जा सकता है। इस मत के विधि शास्त्रियों में हॉलैंड, जर्मी बेंथम, जेथ्रो ब्राउन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये विधि शास्त्री अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। पहला तर्क ये है कि राज्य विधि में एक राजनीतिक सत्ता होती है जो कि नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए
बाध्य कर सकती है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में विधायिनी संस्था का भी अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशासनी का भी अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों तथा संधियों के प्रावधानों को क्रियान्वित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक सक्षम न्यायपालिका का भी अभाव है। कुछ विधिशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि सदस्य क्वासी लॉ मानते हैं, किंतु उपयुक्त लोगों की जो बातें कही गई कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, उसके विपक्ष में निम्न आलोचनाएं उभर कर सामने आती है। उपयुक्त मत उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसका आधार शब्द ही विधि की ये परिभाषा है कि विधि प्रभुसत्ता वाले शासक का आदेश है जो ज्येष्ठ राजनीतिक सत्ता द्वारा मनवाया जाता है तथा विधि के पालन में सदैव भय निहित होता है। विधि की परिभाषा बड़ी ही संकुचित है। ओपेनहाइम के शब्दों में ये परिभाषा उचित नहीं है। इसमें राज्य विधि का वह भाग जो शामिल है अलिखित है तथा प्रथा विधि कहलाती है। वास्तव में ऐसा कोई समुदाय, कोई राज्य नहीं है जो केवल लिखित विधि पर आधारित रह सके। प्रोफेसर हार्ट ने भी ऑस्टिन की विधि की परिभाषा की आलोचना की तथा कहा कि यह परिभाषा केवल दंड विधि के लिए उपयुक्त है। प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार विधि की उचित परिभाषा निम्नलिखित होनी चाहिए। विधि समुदाय के भीतर मनुष्यों के आचरण के हेतु नियमों का वह समूह है जो कि समुदाय का सामान्य सहमति द्वारा एक बाह्य शक्ति द्वारा मनवाई जाएगी। प्रोफेसर ब्राइले ने अपनी ऑस्टिन की विधि की धारणा की आलोचना की। ऑस्टिन द्वारा दी गई परिभाषा प्रथा संबंधी विधि की वैधता को स्पष्ट नहीं कर पाती है। प्रथा संबंधी विधि को कोई प्रभुत्व संपन्न शासक नहीं बनाता। यदि ऑस्टिन की परिभाषा को सही मान लिया जाए तो इंग्लैंड की विधि का एक बड़ा भाग जो कॉमन लॉ के रूप में है विधि नहीं कहलाएगा। ऑस्टिन द्वारा दी गई विधि की परिभाषा उसके अपने देश के लिए उपयुक्त नहीं थी, तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक केंद्रीय प्रणाली में लागू होती है, अतः यह परिभाषा बड़ी ही संकीर्ण तथा अनुपयुक्त है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड की विधि का एक बहुत बड़ा भाग प्रथाओं के रूप में ही इस कॉमन लॉ कहा जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। और अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, उसकी जो विधि नहीं है उसके प्रति जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क हैं अनुशासनी का अभाव, उपयुक्त विधायिनी शक्ति का अभाव और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को न मानने वाली संस्थाओं, बनवाने वाली संस्थाओं का अभाव। तो ये सभी जो बातें कही गई हैं वो अंतर्राष्ट्रीय की एक संकुचित परिभाषा विधि की संकुचित परिभाषा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषाएं दी गई हैं। अब आगे के जो वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं तथा उनके पीछे क्या आलोचनाएं दी गई हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। धन्यवाद।